Hello viewers, welcome. Today we are going to discuss chapter 3, The Wonder That Was India, written by Arthur Llewellyn Basham. We will discuss the summary and question answers of this chapter. Hindu civilization will, we believe, retain its continuity. राइटर कहते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन जो है, हिंदू सभ्यता है, वो अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखेगी, युगों युगों तक चलेगी. द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन. और जो भगवद गीता है वो जो कर्म करने वाले लोग हैं, मैन ऑफ एक्शन है, उनको अभी तक इंस्पायर करते आ रहा है, प्रभावित करते आ रहा है, वैसे आगे भी वो करते रहेगा प्रभावित. एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और जो उपनिषद है वो विचारशील लोगों को प्रभावित करते आ रहा है और आगे भी करता रहेगा. The most important characteristics of the Indian way of life is that it will retain its charm and graciousness in spite of being affected by the West. भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी क्षमता ये है कि यहाँ वेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है. वेस्ट के प्रभाव के रहते हुए भी ये अपनी शालीनता को, अपने अट्रैक्शन को, अपने चार्म को बरकरार रखने में कामयाब रहा है. भारतीय सभ्यता बहुत ही ज़्यादा निरंतरता को बरकरार रखने में कामयाब रही है. द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स कल्चर फ्रॉम इंडिया. जो साउथ ईस्ट एशिया है उसका बहुत सारा जो कल्चर है, संस्कृति है, वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, इंडिया से प्रभावित है साउथ ईस्ट एशिया की संस्कृति. अदर इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम चाइना एंड इस्लामिक वर्ल्ड वेर फेल्ट इन साउथ ईस्ट एशिया. और साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का भी प्रभाव है और दूसरे इस्लामिक दुनिया का भी प्रभाव है. बट द प्राइमरी इम्पेटस टू सिविलाइजेशन केम फ्रॉम इंडिया. लेकिन जो मुख्य प्रभाव है, जो मुख्य जो इंस्पिरेशन है, वो इंडिया का प्रभाव है साउथ ईस्ट एशिया में. Indian historians, proud of their country's past, often refer to this region as a Greater India. इंडियन हिस्टोरियंस, इतिहासकार रहे हैं, वो अपने गर्व से कहते हैं इस क्षेत्र को कहते हैं ग्रेटर इंडिया या बृहत्तर भारत कहते हैं. एंड स्पीक ऑफ इंडियन कॉलोनीज, और वो भारतीय उपनिवेश की बात करते हैं. लेकिन यहाँ पर जो भारतीय उपनिवेश थे वो उस तरह से नहीं थे जैसा कि भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का. इन इट्स यूजुअल मॉडर्न सेंस द टर्म कॉलोनी इज हार्डली एक्यूरेट. तो अभी मॉडर्न सेंस में इसको भारत की कॉलोनी कहना उचित नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, सटीक नहीं है. However, Vijaya, the legendary Aryan conqueror of Ceylon, is said to have gained the island by sword. और ऐसे किसी भी आर्यन राजा का, किसी भी का उल्लेख नहीं मिलता है जिसने किसी दूसरे राज्य पर तलवार के जोर पर आक्रमण किया हो, उसे हराया हो, उसके ऊपर कब्जा किया हो. बस एक ही राजा का जिक्र मिलता है, वो है विजय, जो आर्यन वॉरियर थे, विजय राजा, जो कि सिलोन, जो कि श्रीलंका का पुराना नाम था, श्रीलंका पे तलवार के जोर पे कब्जा किया था. इनका बस नाम मिलता है. एंड इज सेड टू हैव गेन्ड द आइलैंड बाय स्वॉर्ड. यही आइलैंड को, सिलोन के आइलैंड को तलवार के जोर पे, मतलब कहना चाहिए मिलिट्री पावर से कैप्चर किया था. बट बियॉन्ड दिस वी हैव नो रियल एविडेंस. और इनके अलावा हमें और कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं, कोई भी प्रूफ नहीं मिलते हैं, प्रमाण नहीं मिलते हैं ऑफ एनी परमानेंट इंडियन कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ इंडिया, जहाँ ये पता चले कि किसी राजा ने किसी दूसरे कंट्री पे, किसी दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण किया हो, उसे गुलाम बनाया हो, और इंडिया से बाउंड्री से बाहर जाकर. द इंडिया कॉलोनीज वेयर पीसफुल वन. और जो ये कॉलोनी जो कहे भी जाते हैं, भारतीय उपनिवेश जो कहे भी जाते हैं, बहुत ही पीसफुल थे, बहुत ही शांतिपूर्वक बसे हुए थे. एंड द इंडियनाइज्ड किंग ऑफ रीजन वर इंडिजिनियस चिफ्टेन who had learnt what India had to teach them. और ये जो भारतीय जो राजा थे, जो जिनके भारतीय क्षेत्र में जहाँ पर जिनका शासन था, वो इस तरह के
मुखिया थे जिन्होंने वही चीज़ सीखी थी जो भारत ने उसे सिखाया था, शांति का पाठ जो पढ़ाया था वही वो थे। इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस स्प्रेड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना। और भारत का जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो सेंट्रल एशिया से होता हुआ चाइना तक भी गया है। बहुत सारे बृहत्तर क्षेत्र को भारत की संस्कृति ने प्रभावित किया है। बट इट वॉज सम 2000 ईयर एगो दैट इंडिया एंड चाइना रियली मेट। लेकिन लगभग 2000 साल पहले एक ऐसा हुआ कि भारत और चाइना का एक तरह से भेंट हुआ था, आपस में मिले थे। The distinctive civilization of China, Japan, Korea and Tibet came through the Buddhist influence. अब भारत के बुद्धिज़्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था इस सभ्यता पर, जैसे कि चाइना की सभ्यता पर, जापान, कोरिया और तिब्बत की सभ्यता पर भारत के बुद्धिज़्म का प्रभाव पड़ा था और अभी भी ये बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के अंडर में है। इंडिया ऑल्सो गेव मेनी प्रैक्टिकल गिफ्ट टू एशिया। भारत ने एशिया को, पूरे एशिया को बहुत सारे उपहार दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं। Among these must be included rice. इसमें शामिल है राइस, कॉटन, सुगर केन, स्पाइसेस, द डोमेस्टिक बर्ड्स, द गेम ऑफ चेस एंड डेसिमल सिस्टम। तो भारत ने जो अनगिनत गिफ्ट दिए हैं एशिया को उसमें शामिल है चावल, रुई, कॉटन, शुगर केन, गन्ना, मसाले, तरह तरह के मसाले और डोमेस्टिक बर्ड्स जो पालतू बर्ड होते हैं, और द गेम ऑफ चेस, और गेम ऑफ चेस भी भारत की ही देन है, और डेसिमल सिस्टम भी भारत की देन है जो बहुत ही प्रमुख है इन सभी गिफ्ट में से। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन थॉट ऑन वेस्टर्न थॉट हैज़ बीन इमेंस। तो भारत का जो इन्फ्लुएंस है, भारत का जो प्रभाव है वेस्टर्न कंट्री में, पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा है। द लास्ट 150 ईयर्स, और ये 150 ईयर्स में ये जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है भारत का वेस्टर्न कंट्रीज में। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद आर पॉइंटर्स ऑफ दिस इन्फ्लुएंस। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई है वेस्ट में, पश्चिमी देशों में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई गई है, और जो स्वामी राम कृष्ण परमहंस का जो प्रभाव है वेस्ट में, और स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव है वेस्ट में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही दूरगामी प्रभाव है इसका। But the greatest Indian influence on the West has been that of Indian religious literature through philosophy. लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत का वेस्टर्न कंट्री में है वो है भारत की इंडियन रिलीजियस लिटरेचर, भारत के धार्मिक साहित्य का प्रभाव और भारत के फिलॉसफी का प्रभाव, दर्शन का प्रभाव। तो भारतीय दर्शन ने, भारतीय धार्मिक साहित्य ने वेस्ट कंट्री पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है और बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव डाला है, अच्छा प्रभाव डाला है। Goethe and many Western scholars read Hindu scripture in translations very avidly. तो गेटे एक जर्मन स्कॉलर थे और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है गेटे है ना, स्पेलिंग तो GOETHE है, लेकिन ये जर्मन स्कॉलर थे और इन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशन में इंडियन लिटरेचर को पढ़ा है, हिंदू स्क्रिप्चर, हिंदू जो धर्मशास्त्र इनको पढ़ा है। और इनके अलावा भी और बहुत सारे वेस्टर्न विद्वान थे, स्कॉलर्स थे जिन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर को ट्रांसलेशन के जरिए पढ़ा है, जर्मन ट्रांसलेशन के जरिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन के जरिए, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। फ्रिट्शे, हेगल एंड इम्बाइब्ड हिंदू थॉट थ्रू ट्रांसलेशंस ऑफ स्क्रिप्चर। और इनमें से जो प्रमुख हैं वो है फ्रिट्शे, हेगल। इन्होंने हिंदू साहित्य को, हिंदू स्क्रिप्चर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ा है ट्रांसलेशन के जरिए और उसे अपने आप में आत्मसात किया है, ग्रहण किया है, उसे दिल से अपनाया है। द इंडियन इन्फ्लुएंस वॉज स्ट्रांगली फेल्ट इन इंग्लैंड। और ये जो इन्फ्लुएंस है, भारतीय जो प्रभाव है, ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है एंड अमेरिका में भी भारतीय साहित्यकार, भारतीय दर्शन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। Some of the writers who were influenced were Emerson,
थोरियो, वॉल्ट व्हाइटमैन, कैरलिल, रिचर्ड जेफरीज एंड एडवर्ड कारपेंटर। इनमें से जो बहुत ज़्यादा भारतीय साहित्य से, भारतीय दर्शन से, भारतीय धर्मशास्त्र से जो प्रभावित राइटर्स हैं वो हैं जो इंग्लैंड के भी हैं और अमेरिका के भी हैं, जैसे इमर्शन, थोरियो, वॉल्ट व्हाइटमैन, ये सभी अमेरिका के हैं, और कैरलाइल ब्रिटेन के हैं। और इस तरह से रिचर्ड जेफरी और एडवर्ड कारपेंटर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं भारतीय दर्शन से। India's contribution to the world's cultural stock has already been very large. और भारत का जो योगदान है, भारत का जो कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड साहित्य में और वर्ल्ड संस्कृति में, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अद्भुत है। एंड इट विल कंटिन्यू एंड ग्रो एज इन द न्यूअर फ्रीडम हर प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंसेस इंक्रीज। और ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो प्रभाव है, कम नहीं होगा कभी, हमेशा बढ़ता जाएगा। जब भारत जो है उसका प्रेस्टीज ज़्यादा है, उसका जो महत्व है, उसका जो इज्जत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये फ्री है, और इसलिए भारत का इन्फ्लुएंस इन वेस्टर्न कंट्रीज में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। For this reason, if for no other, we must take account of her ancient heritage in success and failures. तो इस कारण से हमको भारत की एंशियंट हेरिटेज को, उसकी प्राचीन सभ्यता को, उसकी विरासत को समझना होगा, उसके सक्सेस को समझना होगा, उसके फेलियर्स को समझना होगा, उसमें जो गुड पॉइंट्स हैं उसको समझना पड़ेगा, उसके बैड पॉइंट्स को भी समझना पड़ेगा, सफलताओं असफलताओं को जानना होगा। For it is no longer the heritage of India alone but of all mankind. क्योंकि जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय कल्चर है, ये सिर्फ भारत की ही देन नहीं है, सिर्फ भारत की ही विरासत नहीं है, बल्कि ये पूरे मैनकाइंड की विरासत है, पूरी मानवता की विरासत है। इसलिए इसका अध्ययन जरूरी है। अब ये जो लेसन की समरी थी, अब इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। What is the most significant quality of Indian civilization? Indian civilization का सबसे important quality क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी या फिर विशेषता क्या है भारतीय सभ्यता की? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे देख रहे हैं रायपुर 2006 में आया है ये। आंसर, द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज इट्स कॉन्टिन्यूटी। तो भारत की जो सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है इसकी निरंतरता। ये पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। मेंशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ। मेंशन करिए, बताइए जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन वे ऑफ लाइफ की, भारतीय जीवन शैली की जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में बताइए। The most important characteristics of Indian way of life is its charm and graciousness. तो सबसे प्रमुख विशेषता है भारतीय सभ्यता की, वो है इसका चार्म, इसका जो अट्रैक्शन है, इसका सम्मोहन और इसका ग्रेशियसनेस, इसकी शालीनता, इसकी नम्रता, ये इम्पॉर्टेंट है। Who were the first Indian to go to South East Asian countries? पहले इंडियन थे जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में गए थे, देशों में गए थे। द फर्स्ट इंडियन टू गो टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वर इंडियन मर्चेंट। तो सबसे पहले जो इन कंट्रीज में गए थे वो थे भारतीय व्यापारी। नाउ नेक्स्ट, what aspects of Indian culture influence the Far East most significantly? तो भारतीय संस्कृति की कौन सी खूबी का प्रभाव दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों पर सर्वाधिक रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है? आंसर है, द होल फार ऑफ ईस्ट वॉज मोस्ट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। तो ये पूरा का पूरा जो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है इसमें बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव रहा है, प्रभावित रही है बुद्धिज्म। नाउ क्वेश्चन 5, विच अमेरिकन राइटर वेर इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इंडियन थॉट? ऐसे कौन से अमेरिकन राइटर रहे हैं भारतीय विचार दर्शन से सर्वाधिक, कौन से अमेरिकन लेखक प्रभावित हुए थे, बताना है।
तो मेनी अमेरिकन राइटर्स लाइक इमर्शन, थोरियो, रिचर्ड जेफरीज एंड एडवर्ड कारपेंटर वेयर इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इंडियन थॉट। तो ये जो सारे राइटर्स हैं, बहुत से अमेरिकन लेखक जैसे कि इमर्शन, थोरियो भी कहते हैं, थोरो भी कहते हैं, रिचर्ड लिफ्रेस तथा एडवर्ड कारपेंटर और भारतीय दर्शन से इन सब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। नाउ विच इंडियन इन्फ्लुएंस्ड यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट? किस भारतीय ने, कौन से भारतीयों ने यूरोप और अमेरिका को सर्वाधिक प्रभावित किया है, सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? आंसर है द बंगाली सेंट रामकृष्ण परमहंस and his disciple स्वामी विवेकानंद influenced यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट। तो बंगाली संत जो है रामकृष्ण परमहंस और उनके जो शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद, उन्होंने यूरोप के ऊपर और अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव अपना डाला है। विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस द वेस्ट मोस्ट? महात्मा गांधी की कौन सी विशेषता, कौन सी क्वालिटी है जिसने वेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है? अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप सुने होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महात्मा गांधी की मूर्ति लगने वाली है। गांधी जी's burning sincerity and energy and his policy of non-violence influenced the West most। तो गांधी जी की जो बर्निंग सिंसियरिटी, अत्यधिक सिंसियरिटी, बहुत ज़्यादा जो एक कहना चाहिए समर्पण का जो भाव है और एनर्जी है, एनर्जी यानी हर काम को करने की एनर्जी, एंड हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, और उनकी अहिंसा की जो नीति है उसने वेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। नाउ क्वेश्चन 8, इन व्हाट वे वॉज गेटे इंडेप्टेड टू इंडिया? किस तरह से जो गेटे हैं भारत के कर्जदार हैं, भारत के लिए इंडेप्टेड हैं? तो गेटे वॉज इंडेप्टेड टू इंडिया because he used Indian philosophical thought in his prologue to Faust। तो गेटे एक जर्मन राइटर थे। उन्होंने, गेटे ने भारतीय दार्शनिक सोच का, भारतीय दर्शन का प्रयोग अपनी किताब फॉस्ट में किया था, इसलिए वो भारत के कर्जदार हुए। तो उन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था फॉस्ट। उस फॉस्ट में एक प्रोलॉग है, एक सामने में एक भूमिका लिखी गई है, उसमें भारतीय दर्शन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है क्योंकि उन्होंने भारतीय दर्शन को ट्रांसलेशन के जरिए पढ़ा था और उसका पूरा स्पष्ट प्रभाव उसमें नजर आता है। What kind of world culture we may expect to emerge in future? हम फ्यूचर में, भविष्य में किस प्रकार के विश्व सभ्यता की कल्पना कर सकते हैं कि कैसी सभ्यता होगी फ्यूचर में, भविष्य में? आंसर है वी कैन एक्सपेक्ट दैट होल वर्ल्ड विल हैव ए सिंगल कल्चर विदाउट एनी कल्चरल डिवीजन। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरे विश्व के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए सांस्कृतिक भेदभाव रहित एक ही संस्कृति के उभरने की आशा हम कर सकते हैं, जिसमें कोई भेद नहीं रहेगा और सब एक रहेंगे। इस तरह से हम कल्चर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। When did the Indian cultural influence begin in Ceylon? कब सिलोन, यानी पहले जो श्रीलंका का नाम सिलोन था, उसमें श्रीलंका में भारतीय संस्कृति का प्रभाव कब प्रारंभ हुआ, कब शुरू हुआ? तो आंसर है द इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस बिगेन इन सिलोन इन द अर्ली 5th century BC। तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव श्रीलंका में 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, 5वीं शताब्दी में इसका प्रभाव शुरू हुआ। When did real contact between India and China begins? जो असली कांटेक्ट है भारत और चाइना के बीच में वो कब शुरू हुआ, मुख्य रूप से जो कांटेक्ट था? तो रियल कांटेक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना स्टार्टेड सम 2000 years ago इन द रूल ऑफ होन डायनेस्टी। तो जो होन डायनेस्टी था, ये इस काल में भारत और चाइना का संपर्क शुरू हुआ, होन साम्राज्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, what shows that some Jewish sect were also influenced by India? ऐसा
ऐसा क्या चीज़ है जिससे हमें पता चले, ऐसा कैसे पता चलता है कि कुछ यहूदी, यू यानी यहूदी बोलते हैं, मतावलंबी जो यहूदी धर्म को मानते हैं भी भारत से प्रभावित रहे हैं, भारत से इन्फ्लुएंस रहे हैं, कैसे पता चलता है? द जीविश सेक्ट फॉलोड द मोनास्टिक प्रैक्टिसेस सिमिलर टू दोज ऑफ बुद्धिज्म। तो जो जीविश लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो भी ये यहूदी मतावलंबी जो थे वो भी बौद्ध धर्म के जैसे सन्यासियों पर विश्वास करते थे। ये मोनास्टिक जो मठ होता है ना, बुद्धिज्म में जो मठ होता है, पैरेलल्स कैन बी ट्रेस्ड बिटवीन न्यू टेस्टामेंट एंड पाली स्क्रिप्चर। और पाली स्क्रिप्चर है जो पाली जो लिपि है, और न्यू टेस्टामेंट है जो क्रिश्चियन का न्यू टेस्टामेंट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो यहूदी मतावलंबी भी बौद्ध धर्म के जैसे सन्यासियों पर विश्वास करते थे, मठों पर विश्वास करते थे, वे उनका अनुसरण करते थे। यह पद्धति, यह सिद्धांत और वो पाली लिपि में समानता देखी जा सकती है। तो जो न्यू टेस्टामेंट है और इसमें पाली लिपि में भी समानताएं हैं। Now question number 13. Mention some practical blessings conferred on the world by India. अब मेंशन करिए जो भारत ने जो गिफ्ट दिए हैं, प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स दिए हैं, भारत द्वारा विश्व को दिए जाने वाले कुछ व्यवहारिक वरदान, ऐसे वरदान जो काम आए किसी के, वो उनके बारे में बताइए। Some of the practical blessings conferred on the world by India are rice, cotton, sugarcane, spices, domestic fowl, the game of chess, and above all the decimal system of न्यूमेरल नोटेशन। तो भारत द्वारा विश्व को दिए गए कुछ व्यावहारिक वरदान हैं, जैसे कि चावल, गन्ना, मसाले, पालतू पक्षी जो मुर्गी पालन वगैरह जो होता है ना, शतरंज का खेल तथा अंक विद्या की दशमलव पद्धति। ये सारी की सारी जो गिफ्ट है, जो प्रैक्टिकल गिफ्ट है, जो भारत ने पूरे वर्ल्ड को दी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. Who is said to have conquered Ceylon first? किसने सबसे पहले सिलोन यानी श्रीलंका पर विजय हासिल की? विजय हासिल की है जो विजय राजा थे, विजय द लेजेंडरी आर्यन कॉन्करर। ये लेजेंडरी कॉन्करर थे, योद्धा थे। इज सेड टू हैव कॉन्कर्ड सिलोन फर्स्ट। तो विजय पौराणिक आर्य विजेता ने सर्वप्रथम सिलोन पर विजय प्राप्त की। ठीक है, आपको इजी रहेगा याद करना, विजय नहीं विजय प्राप्त की है। इस तरह से आप एक तरह से रिमेंबर करने के लिए सिमिलैरिटीज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज रेफर्ड टू बाय इंडियन हिस्टोरियंस एज ए ग्रेटर इंडिया? तो इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा ग्रेटर इंडिया किसे कहा गया है? भारतीय इतिहासकारों ने किसे ग्रेटर इंडिया करके संबोधित किया है? तो आंसर है साउथ ईस्ट एशिया इज रेफर्ड टू अ ग्रेटर इंडिया बाय इंडियन हिस्टोरियंस। तो क्या है आंसर इसका? भारतीय इतिहासकारों ने दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को ग्रेटर इंडिया नाम से संबोधित किया है, या बृहत्तर भारत। मतलब इसका जो भारत का जो क्षेत्र है पूरा विस्तृत था, ये भी भारत वो भी भारत। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. In what way was South East Asia indebted to ancient Indian culture? तो जो साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, किस प्रकार प्राचीन भारतीय संस्कृति कल्चर का ऋणी था? किस तरह इंडेप्टेड था, उसका ऋणी था, बताइए। तो आंसर है द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स कल्चर फ्रॉम इंडिया। India's special gift to Asia include many practical blessings, notably rice, cotton, sugarcane, many spices, the domestic fowl, the game of chess, and the decimal system of numerical notations. तो पूरे दक्षिण एशिया को इसकी अधिकांश संस्कृति, भारत की जो अधिकांश संस्कृति है भारत से प्राप्त हुई है। इस पूरी दक्षिण एशिया की जो संस्कृति है बहुत हद तक ये भारत से प्रभावित है। एशिया के लिए भारत के विशेष उपहारों में से चावल है, कपास है, गन्ना है, कई मसाले हैं, घरेलू मुर्गी,
शतरंज का खेल और संख्यात्मक अंकन की दशमलव प्रणाली। यह है संख्यात्मक अंकन की दशमलव प्रणाली। जैसे कई व्यवहारिक आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, व्यवहारिक गिफ्ट प्राप्त हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू मेंशन सम प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स कन्फर्ड ऑन वर्ल्ड बाय इंडिया। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, प्रैक्टिकल ब्लेसिंग के बारे में बताइए। भारत द्वारा विभिन्न दुनिया को दिए गए व्यवहारिक आशीर्वाद के बारे में बताइए। तो नेक्स्ट इसका है आंसर, practical blessings conferred to the world by India are the supply of rice, cotton, sugarcane and decimal system of calculation। तो ये है भारत द्वारा दुनिया को दिया गया व्यवहारिक आशीर्वाद है चावल, कपास, गन्ना और गणना की दशमलव प्रणाली की आपूर्ति है, मतलब दिया है भारत ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द राइटर ऑफ द वंडर दैट वाज इंडिया। ये पूरे ऐसे जो आप पढ़ रहे हैं उसके राइटर कौन है। द राइटर ऑफ द वंडर दैट वाज इंडिया इज आर्थर लेवलिन बाशम। शॉर्ट में AL बाशम कहते हैं, लेकिन पूरा नाम है आर्थर लेवलिन बाशम। सो आपको ये रिमेम्बर करना है। थैंक यू सो मच।